हाँ जी, राधे राधे आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो है वो आईएएस यानी यूपीएससी के लिए और एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। एक्चुअली के अंदर हम सारा सिलेबस जो एक बार डिस्कस कर लेंगे यूट्यूब पर, और सिलेबस के साथ साथ हम पीवाईक्यू का भी एनालिसिस करेंगे और आंसर राइटिंग भी आपसे और करवाई जाएगी। एक्चुअली के अंदर 2-3 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने प्री क्वालिफाई किया है, मेंस भी लिखा है, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। आपको ऑनलाइन या फिर यूट्यूब वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिल नहीं सकते, तो आप जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जहां हम जानेंगे कि यूपीएससी का जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा। एक्चुअली के अंदर सिलेबस जो है वो रखने से कोई फायदा नहीं है, एक बार पेपर का एनालिसिस करना भी जरूरी है कि सवाल कैसे, कहां और किस टाइप के आते हैं ना। तो फिर आज हम और सिलेबस से शुरू करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। देखो, हिस्ट्री के 3 पार्ट, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो हम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स मील, अंग्रेजों का बंदा था, और अंग्रेजों के बंदे ने और इतिहास को 3 कालखंडों में बांट दिया, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। हिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं? एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। जैसे कि आप लोग याद, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी का अध्ययन किया भी है तो वैसे आपको पता है, नहीं भी किया तो इधर उधर की बातें इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हो तो वैसे आप लोगों को पता है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर ऐसी बातें, जैसे मान लो आप पढ़ते हुए आपको पता चले कि भी कहीं खुदाई पे कोई जगह मिली है, ये वाली चीजें, और मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल, ये तमाम बातें जो है वो अपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर आती है। बाहरी 712 के अंदर एक बंदा था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और मोहम्मद बिन कासिम के बाद की हिस्ट्री को हम जानेंगे तो वो वाली हिस्ट्री हो जाती है अपनी मिडाइवल यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जब अंग्रेजों का टाइम पीरियड शुरू होता है तो वो वाली हिस्ट्री जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कहलाती है। तो फाइनली जो हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। और किसने अलग अलग करे? तो अंग्रेजों का एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स मील, और जेम्स मील ने तीनों को 3 कालखंड में बांट के रख दिया। वैसे वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसके भी 3 पार्ट है। आप किसी भी देश का इतिहास पढ़ोगे, किसी भी राज्य का इतिहास पढ़ोगे तो 3 भाग में और वो बढ़ा जाता है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। किसी भी देश का इतिहास पढ़ते हो तो भी। तो हम जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करते हैं। एंशिएंट पढ़ेंगे, उसके बाद मिडाइवल पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताते चलूंगा कि एंशिएंट में यूपीएससी के अंदर पीवाईक्यू सवाल कहां से आया और कैसे आया। और वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो हम टेलीग्राम पे सोल्व कर ही लेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। देखो, सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये तो बात आपको भी पता है कि भी आपको सिलेबस एक बार देख लेना है कि सिलेबस कहां से आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, क्योंकि हिस्ट्री अथाह है। आप जब पढ़ने बैठोगे तो कई सारी बुक हैं जिनसे अगर आप पढ़ोगे फिर भी हिस्ट्री जो कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन हमें हमारे पैटर्न पे चलना है, यूपीएससी के पैटर्न पे चलना है, यानी कि हमें और ऐसा रास्ता यानी सिलेबस के ऐसे रास्ते जाने हैं, उनके टॉपिक को अपने की पॉइंट पर और अपने को देख लेने के इतने पॉइंट में सवाल आता है, इतने नहीं आता। और जो सिलेबस हमें यूपीएससी ने दिया है, एक बार उस वाले टॉपिक का कर लेंगे रिवीजन। तो सबसे पहले जो है प्राचीन भारत, तो टॉपिक एक बार देख लेते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, उसका नाम वैदिक काल, उसके बाद में महाजनपद काल, उसके बाद में है मौर्य काल, उसके बाद है मौर्योत्तर काल, फिर है गुप्त काल, अगला है गुप्तोत्तर काल। और अब देखो, एक बार आप देख लो, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जो सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर पहला टॉपिक जो है पाषाण काल। कौन सा है? पाषाण काल। पहला टॉपिक पाषाण काल, फिर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल। अब जो फाइनली आ जाता है अपना सल्तनत काल, तो ये वाला क्या हो जाएगा? पूर्व सल्तनत काल, पूर्व सल्तनत काल। तो एक बार वापस एंशिएंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी जान लेंगे। तो सबसे पहला कौन सा पॉइंट है? पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजन
उत्पाद कितने थे, 16 थे, वो हम आगे जान लेंगे। उसके बाद में और मौर्य, फिर मौर्य में ढलते हुए दिन आए तो मौर्योत्तर काल हो जाएगा। फिर गुप्तों के उठते दिन तो गुप्त काल, और गुप्तों के ढलते दिन तो गुप्तोत्तर काल, और उसके बाद में पूर्व सल्तनत काल। ये इतने पॉइंट जो है वो हमें एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर क्लियर करने हैं। आगे और जब पूर्व सल्तनत काल, उसके बाद में सल्तनत काल आ जाएगा तो वो हो जाएगी अपने मिडाइवल हिस्ट्री। और सल्तनत काल से लेकर के 1857 या फिर जब तक अंग्रेज नहीं आए थे तब तक हिस्ट्री जो है मिडाइवल हिस्ट्री है। तो जब हम मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस जो है वहां तक जान लेंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसका सिलेबस वहां तक जान लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री। तो देखो हम शुरू कर रहे हैं दूसरा टॉपिक। पहला टॉपिक क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इसमें से सवाल थोड़े कम आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। एक्चुअली के अंदर क्या है कि कोई भी एग्जाम होता है, हम अपने ऊपर ये बर्डन नहीं लेता कि आपको कोई ऐसा सवाल आए जो और विवादों के अंदर से उलझा हुआ। विवादों के अंदर उलझा हुआ, इस लाइन का क्या मतलब, इस लाइन का मतलब है कि जैसे मान लो पाषाण काल है तो हालांकि लिखित के अंदर या फिर हमें साक्ष्य जो कम मिलते हैं, हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से यहाँ मिला होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। एक्चुअली के अंदर हड़प्पा सभ्यता से भी हमें खूब सारे और कम साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन कोई भी आप एग्जाम देख लो यूपीएससी का, तो उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता से सवाल जो थोड़े ज्यादा ही आएंगे। तो हम जो है वो टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब देखो सबसे पहला क्या है, कालक्रम कि काल किता देखो 3500 बीसी से लेकर के और 2600 बीसी तक, ठीक है। उसके बाद में 2600 बीसी से लेकर के और इधर अपने 1900 बीसी तक, 1900 बीसी से लेकर के और इधर हो जाएगा अपने और 900 बीसी तक। इस लाइन का मतलब देखो सबसे पहला जो है वो है 3500 बीसी से लेकर के और 2600 बीसी, ईसा पूर्व यानी ईसा की तरफ से पहले। इस लाइन का मतलब ये जो काल है ये हड़प्पा का पहले का काल है। देखो अगर मैं हड़प्पा को 3 काल में बांटूं, जैसे एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, उसी हड़प्पा जो पहले का काल है यानी प्राचीन हड़प्पा, तो वो तो कौन सा है 3500 से 2600, और एकदम बीच का जो मिडाइवल हड़प्पा है, और वो काल कौन सा है तो अपने 2600 से 1900। और हड़प्पा का उत्तर का यानी हड़प्पा के ढलते हुए दिन थे तो वो काल कौन सा हो जाएगा अपना, तो उत्तर हड़प्पा का। कितनी बातें समझ में आ गई। अपने को क्या क्या पढ़ना है, जैसे मान लो एक सब हमने टॉपिक लिया हड़प्पा सभ्यता, उसके अंदर एक टॉपिक पढ़ना है कालक्रम, कब से कब तक था, उसके बाद है नामकरण, ठीक है, उसके बाद है स्थल, कहां से है कहां से नहीं है, और उसके बाद में जो उत्पत्ति, इतने टॉपिक पढ़ने। उसके बाद हमें इतिहास पढ़ना है, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इतिहास पढ़ना। इसके साथ साथ हमें धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है ना, धार्मिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास। और इसके बाद में जो अपने को पतन पढ़ते हैं, मतलब इस सभ्यता का पतन हुआ कैसे। तो मोस्टली हड़प्पा सभ्यता को इन पॉइंट के अंदर हम पढ़ेंगे। ऐसा पहला तो कालक्रम, कालक्रम में देख ले कि कितना सा इतना तो उनका कालक्रम होता। नामकरण, तो ये जो पुरातत्व जो होते हैं ना विभाग, इसके अंदर नामकरण की एक सीधी सीधी प्रणाली ये है कि जैसे मान लो आप कोई शहर जो है वो ढूंढने जा रहे हो, तो उस शहर का सबसे पहला अगर मान लो और स्थल जहां मिला तो उस सभ्यता को उस पहले स्थल के नाम से ही जाना जाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि ये बात थी 1921 की, 1921 की। सर जो रोमांचक नाम का एक बंदा था जिसने एक बंदे को भेजा, उस आदमी का नाम था अपने और दयाराम साहनी। आदमी का नाम था दयाराम साहनी, और दयाराम साहनी ने सबसे पहले जो है वो हड़प्पा नामक स्थल की और सबसे पहले खुदाई की। हड़प्पा मिला, इसके कारण इस सभ्यता का नाम क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता को और क्या कहा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और सैंडोर सभ्यता भी कहा जाता है। मतलब मोटा मोटी इसको देखो और क्या क्या नामों से जाना जाता है, तो एक तो सिंधु घाटी सभ्यता और एक अपने सैंडोर सभ्यता, एक अपने सिंधु घाटी सभ्यता और सैंडोर सभ्यता। उसके बाद में देख लो कालक्रम हो गया, नामकरण हो गया, स्थल यानी ये है कहां का, कौन सी सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता। एक बार वापस देख ले तो देखो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सिलेबस कौन सा था आपका, सिलेबस के अगर मुख्य बिंदु कौन से थे, पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद वैदिक काल और महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और
अपने पूर्व सल्तनत काल, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि हमने टॉपिक शुरू किया हड़प्पा सभ्यता। क्या हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, कैसी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले है कि उसका कालक्रम कितना है, तो 3500 से 2600 ईसा पूर्व है, ठीक है। बिफोर और क्या नाम है उसका, और ईसा पूर्व है, यानी मोहम्मद ईसा जो है, ईसा मसीह है, उसके जन्म से पूर्व का काल वो ईसा पूर्व का है, ठीक है। 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी से लेकर के और 900 बीसी। एक बंदा था जिसका नाम था 1921 के अंदर सर जॉन मार्शन, अंग्रेजों का आदमी था, और अंग्रेजों के आदमी सर जॉन मार्शन ने एक बंदे को खुदाई करने के लिए भेजा। उस बंदे का नाम था दयाराम साहनी। 1921 की बात है और दयाराम साहनी ने एक जगह की खुदाई करी, उस जगह को कहते हैं हड़प्पा। क्या कहते हैं? हड़प्पा। फाइनली जो है उस सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। उस सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। इंटरेस्टिंग बात क्या है अपने कि ये जो और अपने प्राचीन ये परंपरा ही है पुरातत्व विभाग की, जो स्थल सबसे पहले मिला है उसी स्थल के नाम से पूरी सभ्यता का नाम ही होगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, प्रज्वल कहा जाता है सिंधु सभ्यता। अपने एक नदी है घग्गर आगरा, नदी का नाम है घग्गर आगरा, जिसे कहते हैं सरस्वती नदी, जिसे कहते हैं सरस्वती नदी। अब देखो सरस्वती नदी का है ना, घग्गर आगरा नदी या सरस्वती नदी से मतलब वहां पर जो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर स्थल मिले, बड़ी संख्या के अंदर स्थल मिले, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? उसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता को? तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को देख लो कितने नामों से जाना जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, इतनी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्थल, यानी कहां कहां इसकी जो है वो जगह है, एक्चुअली के अंदर हड़प्पा है कहां कहां नहीं। आप सुनना इस बात को गौर से थोड़ा सा कि हड़प्पा जो कहां कहां स्थल है और कहां कहां इसका स्थल जो नहीं। हड़प्पा सभ्यता है ना, देखो यह सभ्यता जो 3 देशों के अंदर है, कौन कौन से देशों के अंदर मुझे देखते हैं? ये अपना इंडिया है, ये अपना पाकिस्तान है, अपना ही पाकिस्तान है, और यहाँ एक देश है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, उसके बाद है पाकिस्तान, और उसके बाद है भारत। यानी ये सभ्यता जो कितने देशों के अंदर है, तो विस्तरित है 3 देशों के अंदर। कौन कौन सी जगह है? कई बार मैं और मोटा मोटा रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो ये सभ्यता यहां से, ये सभ्यता जो एक्चुअली के अंदर कहां से, तो यहां तक, यहां से, और इसका विस्तार कहां है? यहां विस्तार। देखो थोड़ी सी अफगानिस्तान के अंदर चली गई, इसलिए ये और 3 देशों के अंदर। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो देख लो कितना है, अपने 3600 से 2500 ईसा पूर्व है, उसका 2500 से 1900, 1900 से 1200 ईसा। ये इसका क्या है? टाइम पीरियड है किसका? हड़प्पा का। उसके बाद हमने क्या जाना, देखो कालक्रम हो गया, नामकरण हो गया, स्थल, यानी कौन कौन से स्थल है? तो 3 देशों के अंदर, और ये विस्तृत है। कौन कौन से देशों में विस्तृत है? तो पहला देश है अपना अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, और तीसरा है भारत। 3 देशों के अंदर सभ्यता विस्तृत है, और इतने एरिया के अंदर विकसित। देखो अफगानिस्तान के अंदर सबसे पहले जानते हैं अफगानिस्तान के कौन कौन से? अफगानिस्तान के अंदर ना अफगानिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र जो सिंधु घाटी सभ्यता है? सबसे पहले है सोतुई, उसके बाद में है और मुंडिका, ठीक है। सोतुई और मुंडिका कितने स्थल है और अफगानिस्तान से मिलते हैं? कितने स्थल? 2 स्थल मिलते हैं। ऐसे स्थल तो खूब सारे हैं, लेकिन अपने को 2 मिलते हैं, एक तो सोतुई, दूसरी मुंडिका। क्या क्या खासियत क्या है? देखो यहां से तो मिलते हैं अपने नहर के साथ से, नहर के साथ से अगर हमें कहीं से मिलते हैं तो वो हमें मिलते हैं सोतुई से। जगह कहां है? अफगानिस्तान। और किसका विस्तार किया गया? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। देखो 3 देशों के अंदर विस्तृत है। पहला हो गया अपना अफगानिस्तान, दूसरा है अपना पाकिस्तान।
पाकिस्तान के अंदर क्या क्या विस्तृत है, कहाँ कहाँ है, क्या कुछ नहीं है, वो बता देते हैं पाकिस्तान के अंदर क्या क्या विस्तृत है। एक अपनी सिंधु घाटी, सिंधु नदी के आसपास वाला जो इलाका है ना, बाकी यहाँ से नदी जा रही है, इसका नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के आसपास वाले इलाके के जो क्षेत्र है वो कौन कौन से, क्या मोहनजोदड़ो, अगला है समुद्रो, मोहनजोदड़ो, समुद्रो, इसके बाद में है अमरी और अमरी, ये देखो ये बहुत देखो, वैसे स्थल तो बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। अफगानिस्तान से दो स्थल मिले, कौन कौन से, तो सोरतुगुई और मुंडीगढ़, सोरतुगुई और मुंडीगढ़। पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली जो है वो है सिंधु और सिंधु घाटी जो नदी है उसके पास वाले इलाके के अंदर कितने क्षेत्र मिले, तो पहला मोहनजोदड़ो है, दूसरा समुद्रो और तीसरा अमरी है। ठीक है, ये तीन क्षेत्र में कहां से मिलते हैं, और ये अपने मिलते हैं पाकिस्तान से। और क्या क्या मिलता है, और अपने देखो पंजाब, पाकिस्तान के अंदर एक जगह है पंजाब, देखो पाकिस्तान के अंदर अपने पास ये वाला पंजाब जो आधा अपने पास है आधा इनके पास है, 30% अपने पास है, बाकी 70% पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान के अंदर एक जगह है पंजाब जहां से हमें सभ्यता का मिलता है हड़प्पा, जो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के तट पर। कौन सा स्थल, तो पंजाब। कहां है, पंजाब के अंदर। देखो ये स्थल है पाकिस्तान का पंजाब, और उस पंजाब के अंदर एक जगह है हड़प्पा, किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर, यानी सिंधु सभ्यता जो लगभग जो और नदियों के किनारे है ना। अगला कोई स्थल है तो वो है अपना और भारत। भारत को देखो देखते हैं कि भारत में कौन कौन से स्थल मिले। देखो सबसे पहले अफगानिस्तान से कौन कौन से मिले, तो सोरतुगुई और मुंडीगढ़। सोरतुगुई से किसके साथ से मिले, तो नहर के साथ से। उसके बाद में पाकिस्तान से तो सिंधु नदी के पास वाला इलाका जो है वहां पे क्या कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो, उसके बाद समुद्रो, अमरी, ये तीन जगह जो क्षेत्र जो कहां से मिले, पाकिस्तान से। अब हम बात करते हैं इंडिया की, तो देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो ये अपना इंडिया है, और यहाँ पर कौन कौन से स्थल मिले हैं वो बता देते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से मिले। तो सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं हम, और जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं, जम्मू कश्मीर से ना। कौन कौन से मिला, तो जम्मू कश्मीर देखो इंडिया के अंदर कौन कौन से मिले, इंडिया के अंदर कौन कौन से मिले। सबसे पहला है अपना, सबसे पहला है अपना अब देखो अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया के अंदर कौन कौन से और जो जगह है वो मिलेगा। इंडिया के अंदर पहला पार्ट जो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है मांडा। सो कई किताब वाले मांडा भी और छात्र में तो मांडा या फिर मांडा। जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा मिला है, मांडा। उसके बाद है पंजाब। पंजाब में एक जगह है जो कि पंजाब है तो वहां इंडिया के अंदर, और कौन सा स्थल मिला है, तो वो मिला है रोपड़। कौन सा स्थल मिला है, रोपड़। अगला है पंजाब के नीचे उतरते रहेगा अपना हरियाणा। हरियाणा से दो स्थल मिले, एक तो राखीगढ़ी और एक है बनावली। देखो वापस देख लो, इंडिया से जम्मू कश्मीर से तो मिला है मांडा, जम्मू कश्मीर से थोड़े से नीचे है तो पंजाब से मिला है रोपड़, यानी रोपड़ सभ्यता कहां से मिली है, पंजाब से। उसका नाम हरियाणा से राखीगढ़ी और बनावली, राखीगढ़ी और बनावली। और हरियाणा से नीचे आएंगे तो राजस्थान से मिला है कालीबंगा सभ्यता भी कहां से मिली है, राजस्थान। और राजस्थान से नीचे थोड़ा और जाएंगे तो आएगा गुजरात से पहले इधर देख लो यूपी। स्टेट का नाम कौन है, मैं स्टेट का नाम कौन है, स्टेट का नाम लिखो सके मैंने कौन आलमगीरपुर ना। यूपी से मिला है आलमगीरपुर, राजस्थान से मिला है कालीबंगा, हरियाणा से मिला है राखीगढ़ी, बनावली, पंजाब से मिला है रोपड़, जम्मू कश्मीर से मिला है, ठीक है। और महाराष्ट्र में मिला है, महाराष्ट्र से और भी सारे स्थल मिले हैं। अब हम जान लेते हैं गुजरात से कौन कौन सी जगह जो मिली है। गुजरात के अंदर गुजरात एक धोलाविया, सुरकोटला और
तो 3 जगह कहां से मिली है? गुजरात, और गुजरात एक किस एरिया से? तो वो है और कच्छ जिला, कच्छ एरिया जो है ना। तो ये वहां पर देखो गुजरात से मान लो गुजरात में जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो गुजरात का ये वाला एरिया जो है ना ये कहलाता है कच्छ, और ये वाला एरिया कहलाता है काठियावाड़। काठियावाड़ ना। तो गुजरात के ऊपर वाले कच्छ से जो कितने और हमें स्थल मिले हैं, तो कच्छ से मिले हैं हमें धोलावीरा, सुरकोट, दावर और देसलूर। कच्छ से तो कितने मिले हैं? 3। कौन कौन? तो धोलावीरा, सुरकोट, दावर, देसलूर। अगला जो है वो कच्छ के अलावा कौन सा रह गया अपना? काठियावाड़। काठियावाड़ से क्या क्या मिला? वो जानना चाहिए कि काठियावाड़ से क्या क्या मिला। एक तो लोथल और एक ही रंगपुर। लोथल और रंगपुर। अब देखो एक बार तो अपने जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर देखो, आप देखो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या पढ़ा था। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हमने सिलेबस डिस्कस किया। जेम्स मिल नाम का एक बंदा था जिसने इतिहास को 3 कालक्रमों में बांटा। तो सबसे पहला है अपने एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर, और जो टॉपिक जो है वो कौन कौन से लगते हैं? तो सबसे पहले पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, उसके बाद में महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। इतना पढ़ने के बाद फिर हमने क्या पढ़ा कि इसका काल जो है टाइम पीरियड कितना है। हमें पढ़ना क्या क्या है? तो हमें पढ़ना है एक तो टाइम पीरियड, उसके बाद है नामकरण, उत्पत्ति के बाद में जो है इसका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन। इसके बाद में इसका जो है वो और विनाश कैसे हुआ या फिर इसका विनाश जो है कैसे हुआ हम और जानने वाले हैं। इतना पढ़ने के बाद हम क्या पढ़े? इतना पढ़ने के बाद हमने जाना था ये इसकी जो है वो नामकरण कैसे। एक्चुअली के अंदर होता क्या है ना कि जब भी और ये पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, जब भी किसी स्थल को, किसी सभ्यता को खोजते हैं तो सबसे पहला स्थल जो मिल जाता है उस संस्कृति का, उस सभ्यता का नाम भी उसी के नाम पे हो जाता है। क्या मतलब इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले कोई स्थल खोजा गया था, तो वो कौन सा था? हड़प्पा। कब खोजा गया था? 1920 के अंदर। एक बंदा था जो सर जॉन मार्शल, और सर जॉन मार्शल ने एक बंदे को भेजा था, जिस बंदे का नाम था अपने और दयाराम साहनी। 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर और खुदाई करी, और वहां से एक शहर निकला जिसका नाम है हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा देखो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और अभी अपनी जो है गग्गर हाकरा नदी या फिर सरस्वती नदी की जगह पर बहुत सारी बड़ी मात्रा के अंदर स्थलों की जानकारी मिलती है, जिसके कारण जो इसे कौन सी सभ्यता कहा जाता है? सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और क्या पढ़ा हमने? और पढ़ा के था कि इसके जो है नामकरण कैसे क्या क्या इसको देखो कहाँ कहाँ है? तो पाकिस्तान के अंदर है, उसके बाद में इंडिया के अंदर है, और इंडिया के ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान का जो है वो एरिया टच कर रहा है। तो वहां अफगानिस्तान के कौन कौन से क्षेत्र है? एक तो सोरतुगी, दूसरा है मुंडिका। सोरतुगी से क्या मिला? तो हमें नहर के साक्ष्य मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? सोरतुगी है कहां? अफगानिस्तान में। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान से क्या मिला। पाकिस्तान के अंदर देखो सिंधु नदी है, और सिंधु नदी घाटी के आसपास वाला जो इलाका है वहां से जो हमें मोहनजोदड़ो एक स्थल मिला, चमुदड़ो दूसरा स्थल मिला, और तीसरा स्थल मिला हमें अमरी। अगला जो है पाकिस्तान के अंदर एक और क्षेत्र है जिसका नाम है पंजाब, और पंजाब से मिला हमें हड़प्पा। पंजाब से क्या मिला? हड़प्पा। किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। आगे आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे और जान लेंगे, और हम जैसे पीवाई डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहां आपको और जो इनके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। कैसे मिलेगी? कैसे भी कोई भी सवाल अगर वहां तो आया हुआ है, एक्चुअली के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका पहले से हमें पैटर्न देखना होता है कि सवाल आते कैसे। हम जो है वो कहीं रटते जा रहे हैं, कई सवाल जो सोल्व करते जा रहे हैं। ये एकमात्र कारण है कि सिविल सर्विस के अंदर कई सारे स्टूडेंट जो है उनका और प्री जो है वो निकलना काफी ज्यादा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि जब तक हम पैटर्न को नहीं समझेंगे कि सवाल आता कैसे है, तब तक शायद हम जो है इस एग्जाम को क्रैक करने में और ऐसे ना। अगला देखते हैं पाकिस्तान के अंदर पंजाब, जो कि हड़प्पा। उसके बाद में आते हैं, बात करते हैं भारत की। देखो भारत के अंदर सबसे ऊपर वाला क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर से एक जगह मिले जिसका नाम है मांदा। जम्मू कश्मीर के बाद में जो है पंजाब से मिला क्या मिला है? तो पंजाब से मिला हमें रोपड़, जो कि कहाँ है? पंजाब में। अगला है हरियाणा से मिला राखी गढ़ी और बनावली। हरियाणा से नीचे आएंगे तो मिलेगा हमें राजस्थान से मिला हमें कालीबंगा। राजस्थान से थोड़े से नीचे आएंगे तो मिलेगा हमें गुजरात में 2 पार्ट है, एक तो कच्छ और काठियावाड़। कच्छ से हमें क्या क्या मिला? तो कच्छ से मिला हमें धोलावीरा, सुरकोट और देसलूर। इधर काठियावाड़ नीचे वाले एरिया को क्या कहा जाता है? काठियावाड़ से क्या मिला? तो लोथल मिला और रंगपुर मिला। तो
तो देखो वापस देखो धोलावीरा, सुरकोटदा और देसलपुर इधर काठियावाड़ से लोकल और रंगपुर, ये 5 एरिया जो है वो हमें गुजरात से मिले। इधर गुजरात से राजस्थान से आगे जाएंगे तो वहां पर एक जगह है जिसका नाम है यूपी, और यूपी से मिला है हमें आलमगीर। इतने एरिया मिले हम कहां से, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसे क्या क्या कहा जाता है, तो इसे इन नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं इसका नामकरण कैसे हुआ, नामकरण देख लिया। अब देखो इसकी उत्पत्ति देखते हैं कि उत्पत्ति हुई कैसे, इसकी उत्पत्ति जो कैसे हुई। अचानक या तो अचानक यहाँ पे लोग रहने लगे होंगे, अब देखो इसकी उत्पत्ति जानते हैं कि सिंधु सभ्यता की जब उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के संबंध में क्या क्या और विचार। तो पहला विचार तो ये कि सिंधु सभ्यता के उत्पत्ति के संदर्भ में 2 प्रकार के विचार। पहला विचार तो ये है, लोगों का मानना है कि या तो मेसोपोटामिया के लोग जो है वो यहाँ पर आकर रहना शुरू हो गए होंगे, लेकिन अपने वाले इतिहास कह रहे हैं कि ये बात गलत है। क्या बात गलत है, मेसोपोटामिया तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। मेसोपोटामिया के लोगों ने इस सभ्यता का विस्तार विकास किया, लेकिन अपने इतिहासकार कहते हैं कि ये बात गलत है। कैसे गलत है, पहली बात तो ये कि उनका नगर नियोजन और अपना नगर नियोजन अलग है। वो अलग जगह से रह रहे हैं और अपने वाले जो अलग जगह से रह रहे हैं। नगर नियोजन दोनों का अलग है, उनका शहर जो अलग प्रकार से बसा हुआ है, अपना शहर अलग प्रकार से बसा हुआ है। और क्या बात है अलग अलग, और लिपि, उनकी लिपि अलग है, अपनी लिपि अलग है, दोनों की लिपि के अंदर अंतर है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मेसोपोटामिया के लोगों ने यहाँ पर जो है वो सभ्यता का विकास किया। तीसरी जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली। 3 नाम है। एक पहला हमें किस आधार पर पता चलता है कि इस आधार पर जो है मेसोपोटामिया के लोग जो है यहाँ पर आकर नई बसने शुरू हुए। पहला तर्क हम देते हैं कि देखो नगर नियोजन, दोनों के नगर नियोजन में गुजरात का अंतर, अपने इंडिया के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां का नगर नियोजन अलग है। इधर मेसोपोटामिया जो कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता उसका नगर नियोजन अलग है। अपने यहाँ पर लिपि, पढ़ने वाली लिपि अलग है, उनकी लिपि जो अलग है। और अगला है जल निकास प्रणाली। अब देखो जल निकास प्रणाली उनकी अलग है और अपनी अलग है, लेकिन कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं अपने वाले, और कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार और ग्रामीण सभ्यता के लोग है ना, या फिर ग्रामीण संस्कृति के लोगों ने और शहरी सभ्यता का विकास, शहरी सभ्यता के विकास ना। तो 2 प्रकार के मत प्रचलित है किसके मामले में, 30 मिनट 2 मिनट बाकी है। मोटा मोटी है क्या कि भी अपने जानते हैं इसकी, और लोगों ने सभ्यता का विकास कैसे विकास हुआ होगा। तो कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो है वो और मेसोपोटामिया के लोग जो है वो रहने शुरू हो गए, लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मेसोपोटामिया के लोगों की और अपने यहाँ पर लोगों की यानी सिंधु सभ्यता के लोगों का नगर नियोजन दोनों का अलग अलग है, लिपि जो है वो दोनों की अलग अलग है, और जल निकास प्रणाली जो है वो भी दोनों की अलग अलग है। इसके साथ साथ अपने यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग के जो लोगों ने कहा कि देखो गाँव के अंदर लोग रह रहे थे और गाँव के लोगों ने जो शहर के अंदर रहना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो है वो ये सभ्यता जो है वो कौन सी सभ्यता कहलाई, शहरी सभ्यता या फिर नगरीय सभ्यता कहलाई। कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो लिपि से एक बात हो ध्यान में, देखो सिंधु घाटी सभ्यता से क्या हमें लिपि का ज्ञान मिलता है, हमें पता चलता है यहाँ पे लिपि तो थी। कौन सी लिपि थी, ये देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मुद्रणों से, हमें किससे पता चलता है, मुद्रणों से और बर्तनों से। किसके साक्ष्य मिलते हैं, तो लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, लिपि के साक्ष्य। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात देखो मुद्रणों से और लिपि के साक्ष्य मिलते हैं बर्तनों से, लेकिन यहाँ की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक लिपि है, हमें आज तक समझ में नहीं कि लिखा क्या है। दूसरा ये वाली लिपि जो गोमूत्राक्ष लिपि है, लिपि कौन सी है, पहली बात तो भाव चित्रात्मक लिपि है जो पढ़ी नहीं जा सके, भाव चित्रात्मक लिपि है। और अगली बात क्या है, अगली बात है गोमूत्राक्ष लिपि। गोमूत्राक्ष लिपि का मतलब
बैक टॉयलेट मिलता है, बैक टॉयलेट में तो वो ऐसे ऐसे जाता है, इसका मतलब इनकी लिपि भी कैसी है, इसी आधार पर। तो इतनी बात समझ में आ गई। सबसे पहले जो है वो और इनकी लिपि जो मुहरों बर्तनों से हमें लिपि के साक्ष्य मिल जाते हैं। दूसरा, इनकी लिपि तो थी लेकिन हमें जो हम जो इसको पढ़ नहीं पाए, क्योंकि कौन सी लिपि है, तो भाव चित्रात्मक लिपि। अगला, इसकी लिपि का नाम क्या है, तो गोमुत्राक्ष लिपि है। से बैल टॉयलेट से ऐसे ऐसे जाता है, अपने आप जैसे लिख रहे हैं तो पहले जाते हैं फिर वापस लिखते हैं, ये वाले पहले लिखते हैं फिर आते हैं फिर लिखते हैं फिर आते हैं। ये वाली लिपि कौन सी कहलाती है, अपना शब्द कौन सा है, गोमुत्राक्ष। पहली बात समझ में आ गई। एक बार वापस देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या क्या नहीं पढ़ा था। इतना जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल कहीं से यूपीएससी से रिलेटेड आ गया तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन किया हुआ है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो वहां पर जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर क्या क्या टॉपिक जो है पूछे गए हैं और हम जो एनालिसिस करेंगे किसका, अपने पीवाईक्यू का, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनका एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ मेरे मित्रगण जो है जिन्होंने यूपीएससी मेंस भी लिख चुके हैं तो उनकी निगरानी के अंदर और हम जो है वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे धीरे धीरे। तो जो है वो सबसे पहले जो हम प्री ओरिएंटेड जो पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो मेंस ओरिएंटेड पढ़ेंगे। तो आप जो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अब हम जानते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या, देखो हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वहां पर हमने और क्या क्या टॉपिक पढ़ने, देखो एंशिएंट हिस्ट्री में पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद हमें पढ़ना है वैदिक काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और जो है वो पहले का सल्तनत काल, जिसे क्या कहता है, और पश्च सल्तनत काल। उसके बाद सल्तनत काल आ जाएगा तो वहां से अपनी मिडाइवल हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। लेकिन हमें सबसे पहले कौन सी हिस्ट्री पढ़नी है, हमें सबसे पहले पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री। क्या क्या पढ़ना है हमें, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हमने टॉपिक शुरू कर दिया दूसरा, कौन सा, सिंधु घाटी सभ्यता था, हड़प्पा सभ्यता। क्या क्या इसका जो टाइम पीरियड है, क्या क्या पढ़ना है, टाइम पीरियड पढ़ना है, नामकरण पढ़ना है, उसके बाद में इसकी उत्पत्ति पढ़नी है, उसके बाद इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन, उसके बाद इसका विनाश कैसे वो पढ़ना है। इतनी बातें पढ़नी है। सबसे पहले हमने टाइम पीरियड जाना कि इसका टाइम पीरियड जो कितना ग्राम है, तो 3500 से और 2600 ईसा पूर्व है, फिर 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, 1900 से 1200 ईसा पूर्व। ये जो इसका टाइम पीरियड रहा था और बीच वाला जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। अब जो है वो पुरातत्व विभाग के अंदर एक परंपरा ये रहती है कि जिस स्थल की आप सबसे पहले खोज कर रहे हो उस संस्कृति का, उस स्थल के नाम से जो है वो जाना जाएगा। क्या मतलब है लाइन का, लाइन का मतलब है कि जैसे मान लो आपने 1921 के अंदर सरजोन मार्शल नाम का एक आदमी था, अंग्रेज था, उसने एक बंदे को भेजा जिसका नाम था और दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह को खोज निकाला। कहां से, तो पंजाब से। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। पंजाब कहाँ है, अपने भारत का पंजाब की पाकिस्तान का पंजाब, तो पाकिस्तान का पंजाब। फिर क्या जाना, फिर जाना कि अपने और जो है इसको क्या क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक गग्गर हाकरा जिसको सरस्वती नदी भी कहा जाता है, वहां पर जो बड़ी संख्या के अंदर इसके स्थल मिले, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। स्थल कौन कौन से हैं, तो स्थल हमने जाना था कि अफगानिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है और भारत के अंदर। भारत वाले कौन कौन से हैं, तो भारत वाले सबसे पहला है जम्मू कश्मीर का एक इलाका है मांडा। उसके बाद नीचे जाएंगे पंजाब के अंदर जगह है रोपड़। उसके बाद में हरियाणा, बनावली, राखी गढ़ी। उसके बाद में राजस्थान से कौन से अपने, तो राजस्थान से अपने कालीबंगा। गुजरात, इधर यूपी के अंदर आलमगीरपुर। तो ये स्थल जो है वो हमने जाने थे। और इसके बारे में क्या बात जाना कि उत्पत्ति कैसे हुई। देखो इसकी उत्पत्ति जो है वो, इसकी उत्पत्ति के बारे में दो प्रकार के मत प्रचलित है। क्या क्या मत प्रचलित है, पहला विचार तो ये है कि यहाँ पर मेसोपोटामिया के लोगों ने यहाँ पर जो शासन करना शुरू कर दिया। लेकिन हमने कहा कि ये बात गलत है। कैसे गलत है, क्योंकि पहली बात तो हमारे यहाँ की जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि और मेसोपोटामिया की लिपि जो दोनों अलग अलग है। नगर नियोजन दोनों का अलग अलग बसा हुआ है, जल निकास प्रणाली दोनों की अलग अलग है। तो ये बात तो नहीं कही जा सकती ये जो दोनों है और ये मेसोपोटामिया के लोगों ने हमारे यहाँ पर जो नगर बसाया। अगला हमने क्या पढ़ा, अगला हमने बात करी लिपि। देखो सबसे पहले ये लिखना पढ़ना तो जानते थे, लेकिन इनकी लिपि जो भाव चित्रात्मक लिपि है, जो इनके खुद के भाव व्यक्त करेंगे एक दूसरे के सामने, जिनको हम समझ नहीं सकते। और इनकी लिपि कौन सी है, इनकी लिपि है गोमुत्राक्ष लिपि। हमें कहाँ से पता चला कि इन्होंने जो लिपि का उपयोग भी किया हुआ, इनकी लिपि जो है मुहरों से और बर्तनों से इसके लिपि के साक्ष्य जो वो मिलते हैं। तो आज जो है वो हमने एक बार जो टॉपिक को शुरू किया है
वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात तो आपको बताने की कतई आवश्यकता ही वैसे तो होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी जो एक बार मैं कानों से निकाल देता हूँ ताकि अगर आपके दिमाग में ना आए तो अब आ जाए। तो फटाफट जो अपने काम कीजिए कि अपने को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसका लिंक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी तमाम बातें मैंने वीडियो में 2-3 बार बताई थी कि क्या क्या आपको फायदे होंगे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के। और अगर आप घर बैठे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई एक बंदा हो जो हमें बता दे कि कैसे सवाल आएंगे प्री के अंदर, कैसे सवाल मेंस के अंदर आएंगे, और इसके साथ साथ कैसे कैसे जो है करंट अफेयर का वेटेज जो कितना रहने वाला है, तो तमाम बातें जो है वो हम टेलीग्राम पर डिस्कस कर लेंगे। वहां पर आपको हमारे मित्र की निगरानी के अंदर तमाम बातें जरूर बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।